सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज मेहमान हैं एक्सक्लूसिव हमारे साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब। अयाज सादिक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अच्छा सर, मैं अपनी बात शुरू करूंगा आपसे। अभी हालिया बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया और हुकूमत और पार्लियामेंट पर अदम एतमाद की बुनियाद पर वो कहते हैं कि मैं आपके इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आप स्पीकर पार्लियामेंट हैं सर, कौमी असम्बली हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मैंगल साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो चीफ़ मिनिस्टर भी रहे बलूचिस्तान के और पिछली 2018 की हुकूमत में भी मेंबर नेशनल असम्बली थे और अभी भी वो इलेक्ट होके आए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ है जो के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ये बैठ के डिस्कस हो सकते थे। और मेरी इत्तेफाक से उनसे मुलाकात नहीं, मेरी एक रात पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई थी परसों, और उन्होंने बताया था कि मैं आऊँगा, हाउस में तकरीर करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ़ लाइए और हम लोग बिज़नेस ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे बात करेंगे। और एक हमारे वादतुल मुस्लिमीन के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि उनके इलाके में कोई एक तसादम हुआ है जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं, बहुत ज़रूरी। तो जो चेयरपर्सन थे, जो चेयर कर रहे थे पार्लियामेंट को उस वक्त, उन्होंने उनको माइक दिया। उन्होंने अपनी बात तो कर ली, बात करने के बाद जब बात ख़त्म करके वो बैठे तो सरदार अख्तर मैंगल साहब को माइक दे दिया। जैसे ही माइक दिया तो पता नहीं उनको क्या हुआ, वो खड़े हुए और उन्होंने कागज़ फाड़ के फिर उन्होंने ये जो थे वादतुल मुस्लिमीन के, उन्होंने कागज़ फाड़े। कागज़ फाड़ने के बाद उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। तो इत्तेफाक से उस वक्त कोरम कम था और मेंबरान कुछ जा सके थे, चूँकि काफ़ी देर से सेशन चल रहा था और मेरा ख्याल है कुछ 2-3 घंटे तो शायद हो चुके थे। तो कुछ मेंबर निकल जाते हैं नमाज के लिए, कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। उस वक्त कोरम पूरा ना हो सका और उनको बात करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद वो सेक्रेटरी ऑफिस में गए और उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो जमा करा दिया। मुझे बाद में जब मैं वापस असेंबली में गया तो मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उन्होंने ये रेजिग्नेशन है। तो मैंने कहा जी इसको प्रोसेस में आप रख लीजिए, और वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम जिसके थ्रू गुजरते हैं, तो वो मैंने प्रोसेस में डाल दिया। उसमें कई चीज़ें देखने वाली होती हैं। सर ये एक्सेप्टेंस, इसका एक्सेप्ट कौन करता है सर? इसका एक्सेप्ट कौन करता है रेजिग्नेशन मेंबर ऑफ कौमी असम्बली की? स्पीकर नेशनल असम्बली। तो अब आपका क्या इरादा है सर इसका? आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे इस रेजिग्नेशंस को, या आप समझते हैं कि ये जल्दबाजी में उनका फैसला है? देखिए, ये मेरा फ़ैसला नहीं है कि वो जल्दबाजी में उनका फ़ैसला है या नहीं है। मैं तो इसके प्रोसेस को देखूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करूंगा। मैं इस मरहले से पहले भी गुजर चुका हूँ 2014 में, और तब भी मैंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए थे। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली ने एक इस्तीफ़ा दे दिया और इन पर्सन दिया है। अब स्पीकर, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि अगर कोई मेंबर रिज़ाइन कर दे और इन पर्सन भी कहे कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो ये मैंडेटरी है कि स्पीकर इसका इस्तीफ़ा हर सूरत में एक्सेप्ट करे, या ये डिस्क्रिशन है स्पीकर का कि उसकी प्रेजेंस होने के बावजूद, तमाम प्रोसेस होने के बावजूद स्पीकर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दे? मैं ज़रा इसका पॉइंट लेना चाह रहा हूँ सर। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया ना कि देयर इज़ अ प्रोसेस।
और वो प्रोसेस जो है अडॉप्ट होना बड़ा ज़रूरी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं और जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा था उसके ऊपर जो मैंने रूलिंग्स दी थी वो भी हमारे पास हैं, और वो रूलिंग्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपहेल्ड की गई थी और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। उसके ख़िलाफ़ पटिशन हुई थी कि इनकी रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट की जाएं और ये स्पीकर ने गलत किया है, तो वो कोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग भी दी थी। और बाय द वे रूलिंग जो है स्पीकर की, इतनी आसानी से कोर्ट उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं, और मेरा ख्याल है ये ऑनरेबल अतर मनीला साहब थे उस कोर्ट में जिन्होंने इसकी रूलिंग दी थी। तो इसमें देयर आर सम सर्टन कंडीशंस दैट हैव टू बी मेट, वो मैं देख के फिर इस पर तबसरा कर सकता हूँ, अभी इट्स टू अर्ली। ठीक है सर। सर मैं ये इस पे आता हूँ ज़रा, क्योंकि हम पढ़ते हैं सर एज ए तालिब इल्म, आप तो इस वक्त स्पीकर नेशनल असम्बली हैं और आपकी बल्कि कौम ने और आपकी मुस्लिम लीग नून ने आप पर दोबारा एतमाद किया और इस जगह पर आपको दोबारा ज़िम्मेदारी दी है। लेकिन सर देखने में आ रहा है कि आइन ने सबकी एक जुरिडिक्शन दी है, जो ये इस वक्त रियासत के 3 सतून हैं, एक पार्लियामेंट है, एक एग्जेक्टिव है और एक जुडिशरी है। लेकिन हम ये देखते हैं सर कि अब जो हालात हैं उसमें जुडिशरी काफ़ी अरसे से जस्टिस साकिब निसार या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद जो सुओ मोटो नोटिस के हालात थे उसमें एग्जेक्टिव के इख्तियारात और पार्लियामेंट के इख्तियारात को बिल्डोज़ किए गए और जुडिशरी अपने इख्तियारात से तजाविज़ कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में पार्लियामेंट का बड़ा अहम किरदार है, आप उसके स्पीकर हैं, क्या कहेंगे इस पे सर? देखें, एक तो चीज़ बहुत वाज़ेह है कि मेरी ज़िम्मेदारी है एज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस के पार्लियामेंट की जो चीज़ें हैं उसको मैं डिफेंड करूं और उसमें जो सैर हासिल बहस है उसके ऊपर वो भी कराएं। गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले करना है, जुडिशरी ने अपना करना है। जब मेरे पास ये बात आएगी कि मुझ पर फैसला आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह सोच समझ के फ़ैसला दूंगा, कंसल्ट करके फ़ैसला दूंगा, मुशावरत करके फ़ैसला दूंगा, मगर वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, एग्जेक्टिव अपना काम करे, और तभी मामलात बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा इशू जब मेरे पास आएगा तो इंशाल्लाह उसको तब हैंडल करेंगे। अच्छा सर, एक बहुत मेजर इशू सामने आ रहा है और वो मैं आपके सामने आपकी राय लेना चाहता हूँ कि अभी 8 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया जो मावरे आइन फ़ैसला है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी कहते हैं कि ये कानून और आइन की पामाली की गई है, जिसके ऊपर हुकूमत नज़रसानी के हवाले से गई है, इलेक्शन कमीशन भी गई है, लेकिन वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, अभी तक एग्जीक्यूटिव ने नहीं किया। लेकिन इसकी सूरत हाल में पार्लियामेंट ने इस फैसले के अगेंस्ट एक एक्ट जो है वो उसकी तरमीम की, इलेक्शन एक्ट 2017, और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि रिज़र्व सीट के हवाले से क्या सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में जब ऑलरेडी एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, पार्लियामेंट का भी एक फ़ैसला आ चुका है और उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, तो एग्जीक्यूटिव किसको फॉलो करे सर? एग्जेक्टिव नहीं, इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर बताएंगे कि क्या करना है। जब इलेक्शन कमीशन करेंगे और जब पार्लियामेंट में ये चीज़ आएगी तो फिर हम इसको टेकअप करेंगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला है वो भिजवा दिया था और जो डिसेंट नोट 2 ऑनरेबल जजेस का था वो भी मेरे पास आ गया था। मैंने अब पढ़ के अपनी तैयारी कर ली है। अब ना मैं एग्जेक्टिव है नेशनल असम्बली और ना जुडिशरी है, तो जब वहाँ फ़ैसला हो जाएगा, और ना ही इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो जब अपना रोल प्ले करेंगे, जब हमें कहा जाएगा कुछ करने के लिए तो फिर हमारी बारी आएगी। अभी बहुत ही अभी प्री मैच्योर है कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करूं, मगर हम कोर्ट की डिसीजन जो है ना, इम्प्लीमेंटेशन जहाँ वेयर इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन वगैरह, वो हम इलेक्शन कमीशन की जो होती है उसको मद्देनज़र रखते हैं। कोर्ट के तो वेरियस डिसीजंस हैं, बट अनलेस कोई नोटिफिकेशन हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो क्या नोटिफिकेशन होता है वो जब आएगा तो तब इंशाल्लाह इसके ऊपर बात। तो सर इस वक्त जो पार्लियामेंट, क्योंकि आपने बहुत सही बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर रिजर्व सीट के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेगा पार्लियामेंट के एक्शंस के, यानी तरमीम की बुनियाद पर। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर एक तरह से वहाँ पे मौजूद है, जिसको पार्लियामेंट ने
आइनी तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रिज़र्व सीट की स्टेटस क्या है सर? जी, वो उतनी सीटें जो हैं वो अभी जो पुरानी मेंबरशिप्स हैं वो सस्पेंड हुई हैं, नई इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो ये जो मेरा ख्याल है 22 या कितनी सीटें हैं, उसका जब फैसला होगा तो फिर हमारा रोल तब शुरू होगा। अच्छा, अभी जो दी गई थी पहले फैसले के तहत रिज़र्व सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, वो अभी तक एग्जिस्ट करती है सर? इत्तेहादी हुकूमत के पास ही है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनकी सस्पेंशन ऑर्डर्स कर दिए थे। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये वो अब वो मेंबर्स इस वक्त मेंबर नहीं है और ना वो आ रहे हैं पार्लियामेंट में। अच्छा, ठीक है सर। तो इस वक्त जो सूरत हाल है सर, आप ये बता सकते हैं कि सर मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के पास अभी जो स्टेटस है उसमें 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है या नहीं है सर? जो ट्रेजरी है उसके पास तो मेरा ख्याल है 212-13 हैं, इस तरह कोई हैं, या अभी 2 नई आई हैं, शायद 11 हैं या 12 हैं, इस तरह कुछ हैं मेंबर्स। अब मुझे एग्जैक्ट इस वक्त ऑफ हैंड नहीं याद, बट मेरा ख्याल है 13, मेरा ख्याल है 213 हैं इनके पास। तो यकीनन इनके पास 2/3 मेजॉरिटी अभी नहीं है। अच्छा, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में जो हम सुन रहे हैं कि कई अहम तरीन जो है वो तरामीम सामने आ रही है। एक तरफ सुओ मोटो नोटिस के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट उस पर तरमीम करने जा रही है। दूसरा, जजेस की रिटायरमेंट की उम्र पर तरमीम करने जा रही है, और या जजेस की तादाद के ऊपर। इस सिलसिले में कोई सर बिल पेश हुआ असम्बली को एज ए स्पीकर आपके नोटिस में है सर? देखें, एक प्राइवेट मेंबर्स डे पे एक बिल हुआ था जिसमें उन्होंने जजेस का नंबर बढ़ाने का जिक्र किया था, और उस पर यह भी बहस हुई कि जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने का जो कानून है उस पे चल रहे हैं, जिसमें 3 महीने की साल में छुट्टी होती थी। चूँकि वो वापस कोई 2 हफ्ते का सफ़र करके बहरी जहाज़ पे वापस अपने घर पहुंचते थे और फिर वापसी के लिए 2 हफ्ते लग जाते थे, तो उनको 3 महीने दिए जाते थे। कंपैरिजन भी असेंबली में पेश हुआ कि बाकी ममालिक के जजेस जो हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ उनके वर्किंग कितने हैं, तो इसके ऊपर एक अमेंडमेंट मूव हुई थी नंबर ऑफ़ जजेस की। उस पर दोनों साइड को मैंने सुन के मैंने उसको डेफर करा दिया था कि ये अभी इसके ऊपर आप लोग और डिलिब्रेशन करें, उसके बाद है। मैंने एक रवायत जो 2013 में भी शुरू की थी, हम कोशिश ये करते हैं कि जो ख़ास तौर से अपोजिशन की जो लेजिस्लेशन मूव होती है उसको गवर्नमेंट की मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ से यहीं पे किल ना कर लिया जाए, उसको कमेटी को रेफ़र करें, और कमेटी में जब वो चला जाएगा तो फिर कमेटी में एक बहस करने का, डिस्कशन करने का मौका मिल जाता है, और फिर वहाँ डिटेल में डिस्कशन होती है, दोनों साइड्स के व्यू पॉइंट सुने जाते हैं, और फिर उस पर फैसला हो कि उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो यही हमने प्रैक्टिस की। नूर आलम खान साहब ने मूव किया था कुछ सुओ मोटो के हवाले से, उसको भी रेफ़र कर दिया गया है कमेटी से। जो जजेस के नंबर इंक्रीज़ करने का था उसको मैंने डेफ़र करवाया, चूँकि उसके ऊपर होमवर्क मेरा ख्याल है पूरा नहीं था, और लॉ मिनिस्टर ने मेरे से एग्री किया था उसके ऊपर। और इस तरह की कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं जो कि कमेटी को रेफ़र हुई हैं। अब ये कमेटीज़ वहाँ पे काम करके आगे बताएंगी कि क्या करना है। अच्छा सर, वो एज सरकारी मुलाजमीन की एज और जजेस की एज के हवाले से क्या इसको भी रेफ़र किया गया है कमेटी को सर? अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं मूव हुई। अच्छा, अभी ऐसी चीज़ मूव नहीं हुई है। नाज़रीन, यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। क्या आप कस्टोडियन हैं पार्लियामेंट के? तो पार्लियामेंट का जो भी इख्तियार आइन ने तजवीज़ किया है उसकी कस्टोडियन भी आप हैं। यकीनन पार्लियामेंट रूल ऑफ बिज़नेस, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन से चलाया जाता है। अब मेरी जो सवाल है सर वो बहुत ही अहम है, और
मैं ये चाहूँगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हमें ज़रूर मिले कि अगर मसलन जो हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा फ़ैसला चाहे जुडिशरी करे चाहे एग्जेक्टिव करे, अगर वो पार्लियामेंट के इस्तेहकाक से टकराता है, यानी हम रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का, आइन साजी कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और तशरीह करना उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है कि कानून कोई ऐसा या आइन साजी ऐसी तो नहीं हुई है जो आइन से तसादुम हो, ज़रूर दे सकती है, लेकिन पार्लियामेंट अगर ऐसा कोई कानून बना देता है जो आइन से मुतसादिम नहीं है लेकिन जुडिशरी उसके ऊपर भी मावराए आइन फैसला देती है, तो एज ए कस्टोडियन पार्लियामेंट आपका क्या स्टैंड होगा सर? देखें, कस्टोडियन का एक बड़ा मुख्तलिफ रोल होता है। कस्टोडियन ये नहीं करता कि वो उनसे कहे कि जी ये इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, आप मूव करें। ये तो पार्लियामेंट के मेंबरान की या गवर्नमेंट की, ट्रेजरी या अपोजिशन की सवाबदीद है कि वो किस चीज़ को मूव करना चाहते हैं। वो मूव करेंगे कि जी वो कहेंगे कि जी ये तसादम करता है, तो फिर मेरे पास आएगा, फिर स्पीकर को अपनी रूलिंग देनी पड़ती है या उसके ऊपर उस लेजिस्लेशन अगर करनी तो वो लेजिस्लेशन करना हुकूमत का काम है या अपोजिशन के मेंबरान के, सारे मेंबरान का काम है। प्राइवेट मेंबर्स डे में वो अपनी प्राइवेट लेजिस्लेशन देते हैं। उस दिन अपोजिशन के मेंबरान की 2 या 3 बिल थे जो कि ईज़िली किल हो सकते थे, मगर हमने उसको रेफ़र किया कमेटी को कि ताकि हर एक को एक अपॉर्चुनिटी होनी है अपना केस एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसलिए हम रेफ़र करते हैं कमेटी को। सो ये बेसिकली जब आएगा ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर दे आर एट लिबर्टी टू टेक इट अप। फिर जहाँ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ी है, कोई रूलिंग की देने की, तो फिर स्पीकर का दफ्तर हाजिर है उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट देने के लिए। अच्छा सर, ये एक मैं सवाल करना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कि हम देखते हैं सर कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब होता है, इंतज़ामिया का भी एहतसाब होता है, पार्लियामेंटेरियन का भी एहतसाब होता है। अब एक मुक़द्दस गाय कहती थी फ़ौज, उसका भी बड़ा एहतसाब हमने देखा और वो एहतसाब अब DGI की सूरत में भी हम देख रहे हैं। लेकिन एक और इदारा है सर, और वो इदारा है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी अपना ही एहतसाब का एक तरीका ज़रूर है, 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जिस तरह आर्मी का जैक ब्रांच है, आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, तो हम सबके एहतसाब तो देखते हैं, लेकिन ये जो अदालतों के मावरे आइन फ़ैसले हैं जिसको ख़ुद अदालत के जजेस एक्सेप्ट करते हैं कि ये गलत फ़ैसले हुए हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं सर। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को फांसी दे दी जाती है, उसके बाद पाकिस्तान डिटोरिएट होता है। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाता है गलत इश्यूज़ के ऊपर और उसकी वजह से पाकिस्तान डिटोरिएट होता है। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को 1 मिनट के साथ सज़ा दी जाती है और फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। सिस्टम जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए जजेस ब्रादर का कोई एहतसाब नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो आइन तोड़ें, आइन की पामाली करें, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करें, मिसकंडक्ट करें, फेक डिग्री हो। दुनिया में हम देखते हैं कि किसी जगह पर यह भी देखने को आया है कि अगर जुडिशरी अपना एहतसाब नहीं कर पाती है तो पार्लियामेंट अपना रोल अदा करती है। तो इसका कोई हल है सर? ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैं तो जब आप ये सवाल कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था कि पार्लियामेंट को भी अपना एहतसाब का मेकनिज़म अपने पास रखना चाहिए, और पार्लियामेंटेरियंस का जब एहतसाब होता है तो जितनी तजलील पार्लियामेंटेरियंस की गई, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की गई, हमारे मतलब बहुत से पॉलिटिशियंस की गई, वो बहुत ही गैर मुनासिब थी। तो क्या हमें उस चेयरमैन नैब का भी एहतसाब नहीं करना चाहिए जिसने इल्लीगल काम किया? मेरे जहन में ये आ रहा है। अब आप नैब के बारे में तो सुनते ही नहीं कि नैब एग्जिस्ट करती, अपना काम कर रही है। अभी मैं तो हैरान हो गया सुन के, वो पढ़ के, कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की उन्होंने लैंड सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के रिट्रीव कराई है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की। और वहाँ किसी की वो नहीं हुई, तजलील नहीं हुई, किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाली गई या कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए। और एक वो नैब थी
जो उस ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी कि इसको अरेस्ट कर लो पहले, फिर रेफरेंस तो बाद में देखेंगे, वो फिर रेफरेंस बाद में फ़ाइल होगा, तो बड़ी बदकिस्मती सी। तो हमें पार्लियामेंटेरियंस को भी अपने एहतसाब का मेकनिज़म अपने पास रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहा जाए कि मैं अपना एहतसाब करूं तो क्या मैं कर सकूंगा एज स्पीकर, एज अ इंडिविजुअल, एज एन MNA, या एक इंसान के बतौर? तो ये बड़ा एक ऐसा है, डिबेटेबल चीज़ है जिस पे करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, उनकी तो अल्लाह ताला को शहीद हो गए, जान चली गई, और उसके बाद जब वक्त आ गया आगे जाने का, तो फिर जजेस को ख्याल आया कि नहीं, ये ज़्यादती हो गई थी। कई जजेस को वो भी नहीं ख्याल आया। इसी तरह रेकोडिक का, कारके का, पाकिस्तान स्टील मिल का, बेशुमार ऐसे फ़ैसले हैं जहाँ के इंसान आज देखता है तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। ना सिर्फ ये, फिर एक दौर सुओ मोटो का दौर आया, और वो सुओ मोटो इस तरह इस्तेमाल होता था कि जिस तरह मैं तो वो हैरान हो गया था सुन के जिस दिन मैंने ये पढ़ा कि एक ऑनरेबल जज साहब, पता नहीं अब लोग उनको ऑनरेबल कहते हैं नहीं कहते, बहरहाल मैं तो ऑनरेबल कहूँगा इसलिए कि उस ओहदे की वजह से, कि उन्होंने कहा कि आई एम द लॉ। दैट मीन्स कि आप अपने आप को कानून समझें और कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें। और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों की तजलील की, बहुत डिसेंट शरीफ लोगों की तजलील की, अदालतों में बुला के, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें कारोबारी लोग थे, बेशुमार लोग थे, जिसमें जुडिशरी के लोग थे, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस थे। और तो वो एक ऐसा धब्बा लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस कारकर्दगी के, इंडिविजुअल के एक्ट की वजह से, जिसने इस इंस्टीट्यूशन को लोगों की नज़रों में वो नहीं रही। तो इस तरह के एडवेंचरिज्म जो हैं ये नुकसानदेह होते हैं। मैं ये खुल के बात कर रहा हूँ, मैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा, मगर सब जानते हैं। अगर आप प्राइवेटली बैठ के ऑनरेबल जजेस से पूछें उस पीरियड को जिस पीरियड में ये सुओ मोटो इस तरह था कि मैं क्या इसको एक्सप्लेन। सर, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला भी तो बड़ी तकलीफ दे फैसला है सर, जिसको बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने रेक्टिफाई किया। बहुत तकलीफ दे फैसला। और आप ये भी देखें ना कि वो फैसला था क्या। आप वो पनामा केस लेके चले थे, पनामा में तो कुछ भी नहीं निकला, तो फिर करना क्या पड़ा कि जी अपने बेटे, मैं 1974 से टैक्स 75 से टैक्स असेसी हूँ, मैं हर चीज़ अपनी खुद देखता हूँ, मैं खुद इंटरेस्ट था कि मैं समझूँ। ये ब्लैक लॉ तो टैक्स में कभी भी नहीं थी। जो चीज़ मैंने इंडिविजुअल ने, हाँ कंपनी का रिसीवेबल जो होता है वो कंपनी में शो करना पड़ता है जब आपके साल के एंड हो रहे हैं अकाउंट्स। जो चीज़ मुझे मिली नहीं तो उसको मैं रिसीवेबल शो कर दूँ। मैं तो डर के मारे, मेरे को 35 रुपये रह गए थे इस्लामाबाद क्लब के, या पता नहीं 3500 थे। मैंने कहा यार ये भी रिसीवेबल शो कर दो कि ये ना कहें कि जी ये इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, चूँकि इसने 3500 शो नहीं किए कि देने। कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि ये बिल जो है ये 30 जून को देने के बजाय हम 2 तारीख को देते हैं, बिल पहले इशू होता है। तो ये भी अब डर लग गया, कोई इतनी डिस्क्रिशन हो गई सुप्रीम कोर्ट के पास। और वो 2017 का फैसला पाकिस्तान के लिए जो जितना डैमेजिंग था, पाकिस्तान की इकॉनमी, टारगेट किसको किया जा रहा था? नवाज शरीफ साहब को। मगर वो टारगेट नवाज शरीफ साहब नहीं बने थे, वो पूरा पाकिस्तान टारगेट। कहाँ 6% GDP पे ग्रोथ जा रही थी, कहाँ $25 बिलियन का रिजर्व था, और कहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को इतना बड़ा धचका दिया। क्या कभी उन लोगों से भी कोई पूछेगा कि ये सर यही तो मैं सवाल है जो कराने सर, वाले मेरा सवाल यही तो, और करने वाले, मेरा सवाल यही तो है सर कि अभी भी मैंने देखा कि यार मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के रेफरेंस गए, करप्शन के केसेस भी थे, मिसकंडक्ट भी था, वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो घर चले गए। या इससे पहले जो जजेस ने गैर आइनी गैर कानूनी फैसला तोड़ा, आइन की पामाली की, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया, उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ सर, जो दूसरे ममालिक है, भारत है, वो ऐसी सूरत हाल में एहतसाब करता है, अगर
ब्रदर जजेस नहीं करेंगे तो हम इंसाफ के इस पोजीशन पे हैं कि 140 142 पे पहुंच चुके हैं और आवाम का और लोगों का एतमाद अपने इन अहम तरीन इदारे पर जो है वो इन हालात की बुनियाद पर जो है वो अदम एतमाद आ गया है। तो कोई तो एक इदारा होगा जो इस सिलसिले को रोकेगा, वरना अगर कल सर एक सवाल आखिरी में, कल इस चलती हुई हुकूमत को जो बेहतरीन पॉलिसीज़ दे रही है, काम कर रही है, फ़ौज उसके साथ इंटैक्ट है और मेहनत कर रहे हैं, अहम इस्लाहात आ रहे हैं, अभी 6-8 महीने में इकॉनमी काफ़ी हद तक बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी सारी चीज़ें सही हैं। अगर कल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला अदालत से आ जाए और इस हुकूमत को, और पिटीशन पड़ी हुई भी है सुप्रीम कोर्ट में 45-47 के हवाले से, ठीक है सर, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला आ जाए और ये हुकूमत फारिग हो जाए, शहबाज शरीफ का तो कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान फिर कहाँ खड़ा होगा, तो उसका कोई सद्देबाब है स्पीकर कौमी असम्बली साहब? डॉक्टर साहब, आप तो मुझे वो सवाल कर रहे हैं जिसमें कि मैं बहुत सोच समझ के जवाब देना चाहता हूँ, बट ये अहम चीज़ें जो आपने उठाई हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, जिन 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़े दिए, मैं ये कहता हूँ कि दैट इज़ एडमिशन ऑफ गिल्ट एंड एडमिशन ऑफ करप्शन। दे आर अलाउड टू गो होम। अगर यही कोई पार्लियामेंटेरियन होता तो उसको तो डी सीट भी करके उसको जेल भी हो जानी थी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आई एम यूजिंग द वर्ड कि दे आर वेरी, मोस्ट ऑफ द जजेस, बल्कि ऑल द जजेस आर ऑनरेबल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर क्या ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी कॉमरेडरी से हट के ये फैसला करेंगे कि ये 2 जजेस जिन्होंने रिज़ाइन किया है, एक ने चीफ जस्टिस बनना था और दूसरे के ऊपर बेशुमार फाइनेंशियल की इर्रेगुलरिटीज़ की ख़बर भी थी, रिकॉर्डिंग्स भी थी, क्या ये इस इम्तिहान में पास होंगे कि इनका ट्रायल करेंगे और इनका फ़ैसला ओपन ट्रायल करके और ये कौम के सामने रखेंगे? ये इम्तिहान है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आई हैव all the respect for all the judges of the Supreme Court of Pakistan, but ये इम्तिहान जो है ये यहाँ नहीं तो अल्लाह ताला की अदालत में तो देना पड़ेगा कि आपने एक चीज़ देख के उसको छोड़ दिया। हो सकता है एग्जॉनरेट हो जाए, हो सकता है उसमें कुछ ना निकले, मगर क्या इसके ऊपर जिम्मेदारी उनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी की नहीं आती कि वो ये करें? ठीक है, मेरा तो ख्याल है कि ये उनको सीरियसली सोचना चाहिए। ये फ्यूचर में आने के लिए ये ऐसा प्रेसिडेंस बन जाएगा जहाँ कोई ऐसा जज नहीं रहेगा जिसको पता होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस माफ़ नहीं करेंगे। गलती एक दफ़ा कसूर हो गया तो उसकी सज़ा तो होनी चाहिए। तो ये एक इम्तिहान है उनका, अब देखें क्या फ़ैसला। चलें सर, अगर नहीं भी होता है तो कोई और तो आगे बढ़े सर, कुछ ना कुछ तो हो, वरना बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा सर, 2-3 आर्टिकल्स हैं, मैं चाहूँगा सर, ये पार्लियामेंट का है और आपका इस्तेहक़ाक़ भी है, आप एक मेंबर भी हैं और कस्टोडियन भी हैं, स्पीकर भी हैं। अब जैसे वज़ीर आज़म, चले मैं पहले 189 पे आ जाता हूँ सर। 189 का फ़ायदा उठाया जाता है, जबकि इस पर जजमेंट भी हैं। अभी 2 मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 मोहतरम सीनियर जजेस ने ये आपके जो रिज़र्व सीट पे उस पर बाज़ाब्ता कहा कि मावरे आइन फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का बाइंडिंग नहीं है हुकूमत एग्जेक्टिव के लिए, पार्लियामेंट के लिए, ये किसी आइनी इदारे के लिए, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। लेकिन क्योंकि ये आपके अक्सरियती फ़ैसला नहीं में शामिल नहीं है, इसकी जजमेंट भी है। और ये जो होता है सर कि सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी फ़ैसला दे या आइनी दे, 189 के तहत एग्जीक्यूटिव भी माने, हर आइनी इदारा माने, तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि 189 की एक छोटी सी अमेंडमेंट कर दे कि सुप्रीम कोर्ट का हर आइनी फ़ैसला जो है वो माना जाएगा, गैर आइनी फ़ैसला जो है वो नहीं माना जाएगा। तो इस आर्टिकल में कुछ इजाफा नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कभी भी इसको नहीं छेड़ेगा सर। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि ये पहले सुप्रीम कोर्ट की बारी आएगी, फिर इलेक्शन कमीशन की बारी है, फिर गवर्नमेंट की बारी आएगी, फिर स्पीकर की बारी आएगी।
मगर मेरा तो ये ख्याल है कि ये ऑनरेबल जजेस हैं, इनको ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम को जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, क्या हम जो भी जजमेंट दे रहे हैं, बिकॉज ये कंट्रोवर्सी इस दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी हो चुकी है कि वो जो मुझे याद है जिन्होंने वोट किया था अपना पार्टी से हट के और उनको वोट एक्सेप्ट हो गया था, गवर्नमेंट चेंज हो गई, पंजाब गवर्नमेंट 63A का कि नहीं पंजाब के नहीं वो डिस्क्वालिफाई अच्छा उनका वोट भी नहीं गिना जा रहा और डिस्क्वालिफिकेशन भी हो रही है, तो वो भी एक मजाक बन गया था। तो आई थिंक और अपील भी नहीं सुनी जा रही है सर, ये और अपील भी नहीं सुनी जा रही है, अपील भी नहीं सुनी गई सर। अपील तो वो थी जो कासिम सूरी साहब की थी, वो हम खुद हंसते थे, 2014 से लेके 2018 तक वो उसकी बारी नहीं आई सर। अच्छा, तो यही चीज़ें देख के तो फिर मेरा ख्याल है लोग करते हैं कि हमें वो करना चाहिए, मतलब जजेस का नंबर बढ़ाना चाहिए, इनके वर्किंग आवर्स जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो करना चाहिए। मेरा ख्याल है कल की जो डिस्कशन के बाद अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये इत्तला मिली होगी तो दे माइट बी कंसिडरिंग रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हॉलीडेज और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज, वो सोचेंगे इंस्टेड के यहाँ से किया जाए, खुद सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर पार्लियामेंट को जब आइन ने इख्तियार दिया है तो उसका राइट है कि वो इन चीज़ों के ऊपर कानून साजी कर सकता है। एयाज सादिक साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी एयाज सादिक साहब। अच्छा सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर है और सदर हैं, इनके हवाले से और ये इलेक्शन 51 जो रिज़र्व सीट का था और 226, इस पर मैं थोड़ा सा आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म अगर बीमार हो जाए या उसको कोई नौज़ुबिल्लाह हादसा हो जाए या मुल्क से बाहर जाए तो अल्टरनेट हमारे आइन खामोश है सर। और सदर के लिए तो चले हैं, सदर का हो जाए तो चेयरमैन सेनेट है, चेयरमैन सेनेट को भी हो जाए तो स्पीकर है, तो वज़ीर आज़म के लिए ऐसा कोई कानून आप नहीं समझते कि सर पार्लियामेंट में इनिशिएट होना चाहिए, बनना चाहिए, या कम से कम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि एक ओहदा है उसको कानूनी और आइनी हैसियत दे देनी चाहिए? अभी तक तो देखें, अब दुनिया बहुत तब्दील हो गई है। अब जब प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनका कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। वो अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा हैं और इतने अच्छे हैं कि मुझे याद है कि हम वहाँ IMF से मीटिंग के लिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ गए, पेरिस गए, तो हम तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे मीटिंग्स ले रहे थे, रेगुलर जो मीटिंग्स हैं वो जूम के ऊपर ले रहे थे और अपना वो काम कर रहे थे, अपनी जो ऑफिशियल इंगेजमेंट्स हैं उसके बाद। तो वो तो कम्युनिकेशन का तो वो कोई सिस्टम नहीं रहता। और बाकी अल्लाह ना करे कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो, बट उसका मैकेनिज़्म तो यही है कि फिर नया प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो के तो उनको। अच्छा सर, मेरे पास टाइम कम है, दो अहम सवाल बहुत ज़रूरी है सर, दो अहम सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है, वरना बहुत सारे सवालात करने का दिल चाह रहा था। आप बड़ी मुश्किल से हमें मिले थे सर, क्योंकि बिजी हैं आप, बहुत मसरूफ़ हैं। पहला सब काबू बड़ी मुश्किल से आए जी सर, एक सवाल तो ये है कि सर इमरान खान साहब इस मुल्क के एक सियासी लीडर हैं, कोई लोग इनको कहते हैं कि जनाब ये पार्टी PTI जो है वो एक सियासी जमात है, बड़ी पॉपुलर जमात है, कुछ लोग कहते हैं ये इंतशारी पार्टी है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान के ऊपर कई केसेस हैं, जेल में हैं। जो अहम तरीन केस सामने आया है वो 9 मई है। इसके साथ साथ जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी है और उनके साथ कहा यह जा रहा है कि कई अहम तरीन गठजोड़ की बुनियाद पर उनका केस ज़्यादा चांसेस है कि जी फ़ौजी अदालत में चला जाए और इमरान खान का ट्रायल फ़ौजी अदालत में हो। इसके ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट्स करें तो फिर दूसरा आखिरी कमेंट्स मैं आपसे ले लूँ सर। डॉक्टर साहब आपके पास टाइम कितना है? मेरे पास सर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 से 4 मिनट है सर। तो फिर देखें, मैं आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं एज स्पीकर, एज MNA या एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन के? सर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के रुकन की हैसियत से आपसे ये सवाल कर रहा हूँ सर।
नहीं, मगर मेरे पास इस वक्त ओहदा है ना स्पीकर का। हो जाएगा, कोई बात तो नहीं मुझे सर। इस पे ना ही कमेंट कराएं तो बेहतर है। अच्छा नहीं, मुझे ना ही कमेंट कराएं तो बेहतर है इसके। चलिए सर, अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो ना जी। दें, लेकिन आप एक सियासी जमात के लीडर भी हैं सर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो दो ओहदे से तो आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। चलें सर, आप वर्कर हैं, वर्कर की हैसियत से भी दे सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से भी दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा कमेंट्स दे दें तो बड़ी नवाजिश सर आपको। वर्कर की हैसियत से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने कसूर किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे फौजी अदालत से ही हो। ये तो अदालतें फैसला करेंगी ना, ये मेरी स्पीकर की डोमेन नहीं है या पॉलिटिकल वर्कर की डोमेन है। ये फैसला अदालतें करती हैं या ये इंस्टीट्यूशंस करती हैं, ये फैसला, ये मेरा फैसला नहीं है। मगर अगर किसी ने कसूर किया तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर करके आपने सर पूरा का पूरा घुमा दिया हमें। चले अब आगे चलते हैं। लगता ये है सर कि तीन अहम तरीन शख्सियात की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है, ये ख़त्म होने जा रही है। एक आसिफ अली जरदारी साहब की, जो अभी सदर तो हैं लेकिन उनकी तबीयत सुना है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस सिलसिले में उन्होंने इस्टेब्लिश भी कर दिया है बिलावल भुट्टो को, तो शायद आइंदा उनकी सियासत हमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी है इमरान ख़ान, जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी हैं, संगीन केसेस भी हैं, और जाहिर है कि बड़े केसेस हैं, तो उनकी भी लगता है कि जी अगर उस पर सज़ा होती है और ये फौजी अदालत में केस चलता है और दूसरे केसेस भी चलते हैं, तो उनकी भी सियासत कुछ नज़र नहीं आ रही है। तीसरी शख्सियत है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनकी सियासत भी अब लगता है ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, और उसकी शायद वजूहत ये है कि एक तो उन्होंने अपने बयानिए को तब्दील किया जिसकी बुनियाद पर सियासी तौर पर उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, और दूसरा PMLN की एक रिप्लेसमेंट आ गई है नवाज़ शरीफ साहब की, और वो है शहबाज शरीफ साहब। क्या कहेंगे सर? मैं नवाज़ शरीफ साहब से शुरू होऊंगा। नवाज़ शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है। मैं बेलारूस गया हुआ था, उनकी डेलीगेशन की एक डेलीगेशन उन्होंने इनवाइट किया था गवर्नमेंट ऑफ बेलारूस। वो हमसे पार्लियामेंट्री रिलेशंस भी रखना चाहते हैं, और वो कुछ एग्रीकल्चर में और एजुकेशन में हमें फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट से मेरी 1 घंटे की मुलाकात हुई, और उन्होंने पहला सवाल किया कि नवाज़ शरीफ साहब का क्या हाल है। अब नवाज़ शरीफ साहब को 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 8 साल के बाद भी उनको नवाज़ शरीफ साहब याद थे। तो नवाज़ शरीफ साहब एक स्टेट्समैन है। नवाज़ शरीफ साहब पार्टी को गाइड भी कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब पार्टी को लाइन भी देते हैं। नवाज़ शरीफ साहब को कंसर्न भी है पाकिस्तान का कि जो इश्यूज़ हैं उसका वो चाहते हैं पाकिस्तान ठीक हो। हमारी पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी उस पर भी उन्होंने इसका इजहार किया था। सो पॉलिटिशियन जो है उसकी रिटायरमेंट एज कोई नहीं होती, और वो इंशाल्लाह अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहें। प्रेसिडेंट जरदारी साहब से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है और एक बहुत एहतराम का रिश्ता है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तबीयत ज़रूर होती है, ख़राब भी हो जाती कई दफ़ा, मगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब का भी एक अपना विज़न है, उनकी गाइडेंस है। बिलावल साहब चेयरमैन ज़रूर बन गए हैं पीपल्स पार्टी को, मगर जो एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट वो कोई नहीं होता। और जरदारी साहब पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और पॉलिटिकल गिव एंड टेक भी समझते हैं, और पॉलिटिक्स में मैच्योर एक शख्सियत जो हमारे मुल्क में है, और मेरा ख्याल है द मोस्ट सीजन्ड इन पीपल्स पार्टी वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब हैं। तीसरा नहीं बताया सर आपने? उन्होंने तो दोस्ती मेरे से जब मैं 2002 का इलेक्शन जीता था तभी छोड़ दी थी, तो इसलिए आप उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहते? मैं क्या कमेंट करूँ, ताल्लुक़ ही ख़त्म। उसके बाद तो सलाम दुआ भी उन्होंने छोड़ दी थी। चलिए सर, हालांकि मैं कोई मतलब अल्लाह ताला ने पार्टी टिकट पे जिता दिया था मुझे 2 दफ़ा उनके ख़िलाफ़, तो वो दिल में रख के बैठे हैं। बिकॉज मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा उनको कोई मतलब वो जिससे नहीं जीते दोनों दफ़ा, वो शायद वही शख्स था। और अल्लाह ताला की मेहरबानी और मुस्लिम लीग नून का टिकट और
वोटर सपोर्टर की मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर, आपका मुझसे टाइम personal हमारा उन्होंने खत्म हो गया दिल तकरीबन। को लगा लिया, दिल को लगा लिया। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त से हमें टाइम दिया। बहुत सारे और सवाल थे क्योंकि वक्त की हमें कमी है हमारे पास यहाँ पे, इसलिए हमें मजबूरन प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ा। फिर किसी स्टेज पे बात करेंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।